हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आप ये पिक्चर देख रहे हैं, एडोल्फ हिटलर हैं और यहाँ पे नोबेल प्राइज है। आप सोच रहे हैं कि मैंने इनका क्यों लगाया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं 1937 में क्या हुआ था, हिटलर को भी क्या किया था, नॉमिनी किया गया था नोबेल प्राइज में। नॉमिनी का मतलब होता है जैसे कि अवार्ड किसी एक को मिलना है तो 4-5 लोगों का सिलेक्शन किया जाता है और फिर जब अवार्ड दिया जाता है तो उसमें से किसी एक का नाम लिया जाता है। तो मतलब हिटलर को भी नोबेल प्राइज मिल सकता था। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, देखिए आप सभी को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि हिटलर क्या था, एक दानव था जिसकी वजह से लाखों करोड़ों लोग मरे और दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। यह हर कोई जानता है। फिर भी जो नोबेल प्राइज दिया जाता है, जो उनकी सोसाइटी होती, फिर भी उन लोगों ने ऐसे लोगों को चुना। दोस्तों कुछ दिनों से ये बात चल रही है कि क्या नोबेल प्राइज में भेदभाव हो रहा है, क्या जो पश्चिमी देश हैं वो क्या कर रहे हैं कि नोबेल प्राइज के पीछे राजनीति कर रहे हैं, क्या सिर्फ वो अपने ही लोगों को नोबेल प्राइज देते हैं। जी हाँ दोस्तों, लगभग 950 के आसपास जो नोबेल प्राइज है वो सिर्फ अमेरिका में ही जाता है हर साल। तो क्या जो और देश हैं दुनिया में, क्या सब बेवकूफ़ हैं, क्या सब उल्लू हैं, मतलब क्या सिर्फ अमेरिका के ही दम पे पूरी दुनिया बनी है। जी नहीं दोस्तों, आइए जानते हैं कि किस तरीके से भेदभाव करते हैं और क्या वजह है कि जो हम इंडियन को नोबेल प्राइज नहीं मिल रहा है, जबकि हम इतना मेहनत करते हैं उसके बावजूद भी हमको ये नहीं मिल रहा है। शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी से। पूरी दुनिया जानती है दोस्तों कि महात्मा गांधी जैसा लीडर, इंसान कोई नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी चीज है कि जो शांति के दूत थे, मतलब पूरी दुनिया के लिए वो इंस्पिरेशन है। मैं आपको बता दूं कि हॉलीवुड में खुद एक मूवी बनी है गांधी के ऊपर, जिनमें उसी मूवी पे 5 ऑस्कर दिए गए। तो सोचिए महात्मा गांधी इतने बड़े इंसान हो के जिनको 5 बार नॉमिनी किया गया ऑस्कर नोबेल में, लेकिन एक बार भी इनको नहीं दिया गया। अब आप सोचेंगे जब ये नॉमिनी थे तो उस रेस में कौन लोग थे जो ये मतलब नोबेल प्राइज जीत के ले गए। आप सोचिए एक ऐसे इंसान को जिसे महात्मा बोला जाता है, जिसे पूरी दुनिया भगवान मानती है, वहां के लोग मतलब गांधी जी वहां के लोगों के क्या है आदर्श हैं, और उन्हीं इंसान को क्या है नोबेल प्राइज नहीं दिया गया। और सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में नोबेल प्राइज देने वाला एक ऐसा इंसान है जो खुद छोटे स्तर पे, उसका बौद्धिक स्तर खुद उनसे छोटा है, वो तय करेगा कि महात्मा गांधी जी को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने नोबेल प्राइज नहीं दिया दोस्तों, ये उनका दुर्भाग्य था, क्योंकि अगर नोबेल प्राइज महात्मा गांधी को मिलता है इसका मतलब ये नहीं था कि नोबेल प्राइज महात्मा गांधी को मिला, महात्मा गांधी नोबेल प्राइज को मिल जाते, ये होता। वो उनके लिए बहुत लकी बात थी, उस प्राइज के लिए बहुत बड़ी चीज थी कि महात्मा गांधी उनको मिल जाते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ 1937, 1939, 1947 और 1948 और एक 1999 में 5 बार क्या हुआ दोस्तों, इनको नॉमिनी किया गया और एक बार भी इनको नोबेल प्राइज नहीं मिला। तो किसको मिला भैया? 1937 मिला गांधी जी कंपेयर में रॉबर्ट सीसिल करके थे। ठीक है, ये भी एक समाज सेवक थे, लेकिन क्या ये गांधी से बड़े समाज सेवक थे? एक इंसान जिसने बिना हथियार उठाए, ठीक है, बिना हथियार उठाए देश को क्या किया, बनाया। ठीक है, यहाँ के अंग्रेजों को भगाया बिना हथियार उठाए, हजारों लाठियां खाई। क्या ये उनसे महान हो सकते थे? कभी नहीं हो सकते थे, लेकिन फिर भी उनकी जगह पे ये दिया गया। चलिए हम मानते हैं बायोलॉजी में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, बायोलॉजी का मतलब मेडिसिन में, इन तीनों फील्ड में चलिए हमारे यहाँ पे इन्वेंशन कम होते हैं, हमारे पे इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, पैसे कम है, बट क्या पीस के मामले में वो हमसे बेटर हैं? जी नहीं, कभी नहीं हो सकते। उसके बाद दोस्तों 1938 में क्या, 1938 में नहीं सॉरी, ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जैसा कि आप 1939 में क्या होता है, नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, फिर 1947 में क्या होता है, नोबेल प्राइज दिया जाता है। वो किसको दिया जाता है? ठीक है, ये किसको दिया जाता है? एक कमेटी होती है, मैं आपको बता रहा हूं यहाँ के क्वैकर्स करके। ठीक है, क्वैकर्स कौन होते हैं? समाज सेवक होते हैं, तो उन्हीं की कमेटी होती है जिसको नोबेल प्राइज मिलता है। आप खुद तय करिए, क्या ये गांधी से बेटर थे? क्या ये महात्मा गांधी से बेटर इन्होंने काम किया है? नहीं किया। ये हर कोई जानता है, पूरी दुनिया जानती है, फिर भी वो लोग ऐसे लोगों को देते हैं, और ये जानते हुए देते हैं कि पूरी दुनिया ये जान रही है कि वो महात्मा गांधी से बेटर नहीं हो सकते, फिर भी उनको ये दिया गया। आप यहां पे सोचिए, जहां पे हिटलर जैसे लोगों को चुना जाए, वो प्राइज किस काम का? मैं तो ऐसे प्राइज को बहुत ही बेकार मानता हूं, जो इस तरीके से क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं। हमको हर बार ये लगता है दोस्तों कि हम क्या है, कमजोर हैं, हम बेटर नहीं है। ऐसा नहीं है, वो मेंटली हमको दिखाते हैं कि नहीं हम बेकार हैं, हमको एक कोने में फेंक दिया जाता है, ऐसा दिखाया जाता है कि हम कोई भिखारी हैं, हम जैसे हम कोई मतलब ही नहीं रखते। वो अपने आप को बहुत ही इंटेलेक्ट सोचते हैं, क्योंकि वो लॉजिकल सोचते हैं, उनको लगता है उन्होंने ही सब कुछ किया है, पर कभी नहीं। बराक ओबामा को दिया गया। ठीक है, क्या बराक ओबामा इतने बड़े शांति दूत थे जितने बड़े महात्मा गांधी थे, विवेकानंद थे? क्या विवेकानंद से बड़े थे? जबकि विवेकानंद उस वक्त पे थे
फिर भी नहीं दिया गया। क्या ये कभी थे? कभी नहीं हो सकते। वो विवेकानंद की वो लोग धूल भी नहीं थे। मैं ऐसी बातें नहीं कर रहा हूं धूल भी नहीं थे, मतलब एज आप कंपेयर करें इंटेलेक्ट पे, ये गॉड लेवल पे आते, क्या कभी उन्होंने दिया? कभी नहीं दिया। हमारा मकसद ही हमेशा ये होता है पीस। हम हमेशा बात करते हैं लोगों को जोड़ के रखना, फिर भी हमको पीस जो शांति प्राइज होता है उसमें हमको कभी प्राइज नहीं मिला। फिर क्या होता है दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं 1948 में भी हमको, मतलब 1948 में क्या था, नोबेल प्राइज नहीं दिया गया था युद्ध के तहत, उसमें भी नोबेल प्राइज नहीं बांटा गया, लेकिन 3 बार तो महात्मा गांधी को नोबेल प्राइज नहीं मिला। फिर आप सोचेंगे क्या हम कर सकते हैं, किस वजह से क्या जो हो रहा है हमको नोबेल प्राइज नहीं मिल रहा है। देखिए जो सबसे बड़ी वजह है वो क्या है, भेदभाव। सबसे बड़ी वजह है भेदभाव। ऑस्कर में आप देखेंगे उनमें भी यही चीज होती है। एक मूवी थी जय भीम और उड़ान करके, सराय पोटलू करके है, ये 2 मूवीज थी। आप उनकी मूवीज देख लीजिए, हमारी मूवीज देख लीजिए, हर मामले में ये 2 मूवीज उनकी मूवी से बेटर थी। फिर भी होता क्या है, वो सिर्फ अपनी ही मूवीज को ऑस्कर देते हैं। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में मूवी बन ही नहीं रही है, बस वही एक मूवी बनती है, वहीं पे एक्टर हैं। अरे मैं ये कह रहा हूं चलो ठीक है कि कुछ मतलब वो हमसे ज्यादा हो सकते हैं, हम ये कह रहे हैं हमसे 50% ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन हमसे 1000 गुना ज्यादा वो मतलब अवार्ड्स लेके जाते हैं, इसका मतलब हम बेकार हैं। और दूसरी बात देखिए दोस्तों, ये होता है कि हम उनकी चीजों को बहुत वैल्यू करते हैं, हम अपने कल्चर को इतनी वैल्यू नहीं करते हैं जितना हम उनकी चीजों को वैल्यू करते हैं, उनकी प्राइज को इतनी वैल्यू करते हैं, हम अपने अवार्ड को इतनी वैल्यू नहीं करते हैं। जब हमारे यहाँ पे हमारे जो नेशनल अवार्ड बांटा जाता है, एक्टर का पद्म भूषण अवार्ड बांटा जाता है साइंस के लिए, इन सब के लिए, उस पर इतनी चर्चा नहीं होती है जितना चर्चा होता है नोबेल प्राइज पे। हम उसको एक फेम बना लेते हैं, ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ी चीज है, वही तो सब, वो बहुत स्टाइलिश है, वो हैं, वो कुछ नहीं है, वो सब बेवकूफ बनाते हैं दुनिया को। फिर यहाँ पे मैंने लगाया कि वाई, क्यों, आखिर क्या हम कर सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी हम बात करेंगे लिटरेचर में। देखिए आप सबको पता है कि हमारे यहाँ लिटरेचर का बहुत ही पुराना वो रिलेशनशिप रहा है, लेकिन फिर भी हमको इसमें क्या होता है, बहुत कम प्राइज मिलता है। सिर्फ आपको पता है रविन्द्रनाथ टैगोर को सिर्फ दिया गया था, आज लगभग 100 साल हो चुके हैं, फिर भी कोई प्राइज हमारे हाथ में नहीं आया, जबकि इतने बेहतरीन राइटर हुए हैं। आपको पता है कलकत्ता में बहुत ही बेहतरीन राइटर हुए हैं, हर क्षेत्र में बेहतरीन राइटर हुए हैं, फिर भी हमको नोबेल प्राइज क्यों नहीं दिया गया। उसका सबसे जो बड़ी वजह है वो क्या है, एक तो भेदभाव है, और दूसरी वजह दोस्तों हम और आप हैं, हम खुद हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम अपने रीजनल लैंग्वेज में क्या करते हैं, लिटरेचर को लिखते हैं। अगर एक तमिल में कोई लिख रहा है तो उसको लिखता है, लेकिन उन चीज़ों को ट्रांसलेट नहीं करना चाहता, उसको फैलाना नहीं चाहता, उसको अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं करना चाहता, जिससे क्या होता है उनके जो लेखन होते हैं वहीं दब के रह जाते हैं और आगे बढ़ नहीं पाते हैं। और दूसरी चीज़ क्या होता है कि हम खुद, मैं दोस्तों बता दूं, हम जितने उनके बुक को फेवर करते हैं, हम उतना ज़्यादा अपने बुक को फेवर नहीं करते, जबकि आपको पता है कि हमारे यहाँ बहुत ही बेहतरीन किताबें लिखी जाती हैं, बहुत ही बेहतरीन लिटरेचर लिखे जाते हैं। अभी अगर राइटर में किसी को अवार्ड मिलता है, जो नेशनल लेवल पे अवार्ड मिले, जो एशिया लेवल पे अवार्ड मिले, हम उनको उतना प्रमोट नहीं करते हैं, हम उनको उनके बारे में इतनी बातें नहीं करते हैं। अगर उनके वीडियोस आते हैं, उनके इंटरव्यू आते हैं, उन तक को भी हम नहीं देखते हैं, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन जब उनकी छोटी से छोटी चीज आती है, उनकी छोटी से छोटी बुक किताबें आती हैं, तो हम उनको ऐसे फेवर करते हैं जैसे वो बहुत ही हाई क्लास के लोग हैं, वैसे वीआईपी क्लास के लोग हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसे भर दिया गया है। पर ऐसा कुछ नहीं है, हम भी बहुत अच्छे लिटरेचर लिखते हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत है दोस्तों, लैंग्वेज का होना। क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमें लैंग्वेज की बात मैं इसलिए कर रहा हूं, आप एक बात समझिए, ठीक है, आप एक बात समझिए, जब हम पढ़ाई करते हैं, जब एक साइंस का बच्चा है, स्टूडेंट का, जब साइंस जो बच्चा मतलब पढ़ रहा है, वो किसी के बारे में कब सोच पाएगा, जब वो क्या होगा उसको फील कर पाएगा, इमेजिन कर पाएगा। आप किसी चीज को फील और इमेजिन अपने व्यवहार में कब ला पाते हैं, जो चीजें आप आस पास में आप बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे दिक्कत यह है कि इंग्लिश को हमने इतना ज्यादा फेवर किया है कि जब एक बच्चा स्कूल में इंग्लिश पढ़ने जाता है तो टॉपिक तो इंग्लिश में पढ़ रहा है, पढ़ तो लेगा, याद कर, लेकिन उसको समझ नहीं पाता है, वो कितना भी क्लियर समझ नहीं पाता है। और घर में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, हिंदी में बोली जाती है। हम हमेशा हिंदी के बारे में बात करते हैं, हिंदी ही लैंग्वेज में बोलते हैं, हिंदी ही लैंग्वेज में समझते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, अगर एक बच्चा है जो क्लास 12 तक पढ़ा, हमारी बीटेक तक पढ़ा, होता क्या है कि वो उस लेवल तक जाते हैं, लेकिन जो बेसिक नॉलेज है वो क्या होते हैं, उनको इतना समझ में नहीं आता। अब जब समझ में नहीं आता, अब वो पीएचडी करने गए, तो वहां पे क्या होगा, वो तो कैसे रट मट के क्या करेंगे, पीएचडी कर लेंगे, थीसिस लिख लेंगे, लेकिन क्या वो क्रिएटिव लेवल में लिख पाएंगे? क्यों नहीं लिख पाएंगे? क्योंकि वो सोच नहीं पा रहे हैं। वो सोच क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि लैंग्वेज जो दूसरी लैंग्वेज हमारे पास थोपी गई है, वो हमारी बेसिक लैंग्वेज नहीं है, वो हमारी व्यवहारिक लैंग्वेज नहीं है। क्योंकि जो हम क्लास में कितने घंटे पढ़ते हैं, 4 घंटे, लेकिन हम उससे ज्यादा अपने पेरेंट के साथ वक्त बिताते हैं, अपने घर में वक्त बिताते हैं, समाज में वक्त बिताते हैं। तो भला हम जब इस लेवल पर पढ़ाई करेंगे तो हम इसके बारे में सोच कैसे पाएंगे? लैंग्वेज का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल होता है। दूसरी बड़ी दिक्कत यह है दोस्तों कि हम इंग्लिश लैंग्वेज को बोल लेंगे, भारत में सारी लैंग्वेज को बोल लेंगे, लेकिन जब बात आती है एक
नेशनल लैंग्वेज की बात आती है तो वहां पे विरोध होता है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर इतना ही विरोध है फिर इंग्लिश से भी विरोध करना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। और इससे क्या होता है कि एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम बन नहीं पाता है लैंग्वेज का, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप एक बात समझिए, जैसे कि एनसीईआरटी है वो टोटल इंग्लिश में है, ठीक है। कोई मान लीजिए, मैं किसी लैंग्वेज की वो नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोई महाराष्ट्रियन बोर्ड है वो क्या है, टोटल क्या है, मतलब मराठा में है। इससे दिक्कत ये होती है कि अगर एक एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी लानी हो तो नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फिर वही दिक्कत होती है, क्वालिटी कंटेंट हमको नहीं मिल पाता है। और बच्चा जब आगे बढ़ते बढ़ते क्या होता है कि वो उस नॉलेज को गेन नहीं कर पाता है। और दूसरी वजह क्या है, यहाँ पे जो साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी में हम ठीक हैं, पीस प्राइज में हमसे ज्यादा कोई पीस नहीं फैलाता है, हम हमेशा कभी किसी देश के ऊपर अटैक नहीं करते, तो हम उस मामले में हम सबसे बेटर ही हैं। दूसरी वजह क्या है दोस्तों, एजुकेशन सिस्टम लेंदी है। भारत में क्या है, गरीबी, मतलब अभी की बात नहीं कर रहा, कुछ साल पहले बहुत ज्यादा गरीबी थी, तो हर एक इंसान पीएचडी नहीं कर सकता, तो हमको उसको थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, छोटा करना चाहिए और ऐसे बनाना चाहिए ताकि इंसान कम टाइम के अंदर क्या करे, पीएचडी कर पाए, ताकि वो रिसर्च कर पाए। एक इंसान अगर 30 साल तक पीएचडी करेगा, बात समझिए, 30 साल 28 साल तक पीएचडी करेगा, उसकी आधी उम्र तो निकल गई। जो क्रिएटिव एज था, जिस एज में सोच पाता, जिस एज में उसका ब्लड यंग होता है, वो टाइम तो चला गया। अब वो क्या सोचेगा, क्या वो रिसर्च करेगा, उसके ऊपर फैमिली का प्रेशर है, शादी करना है, समाज हमारा ऐसा है, वो फोर्स करता है कि आपको टाइम पे शादी करना है, तो क्या सोच पाएगा, वो कभी नहीं सोच सकता। इसीलिए क्या होता है, लोग छोड़ के चले जाते हैं। तीसरा रीजन क्या है दोस्तों, तीसरा रीजन ये है कि हमारे लोग जो हमारे यहाँ पे इंटेलेक्ट होते हैं, मान लीजिए कोई अच्छा इंसान है जो अच्छे घर से, अच्छी फैमिली से है, वो क्या करे, साइंस फील्ड में क्या करे, अच्छी पढ़ाई कर पाया, वो अच्छे से पढ़ पाया, मान लीजिए 28 साल दे भी पाया, तो होता क्या है, उनकी जो फॉरेन कंपनियां जैसे नासा है, ये सब क्या करते हैं, लेके चले जाते हैं। यही तो लोग रिसर्च करते हैं। आपको पता है इंडिया में 11 से 12 नोबेल प्राइज मिले हैं, जिसमें सिर्फ 4 नोबेल प्राइज ऐसे हैं जो हमारे भारत के हैं, बाकी सब क्या है कि सिटीजन यहाँ के हैं बट नागरिकता उनकी बाहर की है। तो भला ये कैसा है, एटलीस्ट वो पूरे तो पूरे हमारे, तो पूरे भी हमारे नहीं है। तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि इंटेलेक्ट लोग बाहर जा रहे हैं, और इंटेलेक्ट लोग बाहर क्यों जा रहे हैं, जॉब की वजह से। तो एक इन्वायरमेंट ऐसा हो, क्रिएटिव इन्वायरमेंट हो, ऐसे लोगों के पीछे पैसा खर्चा किया जाए जो क्या करे, क्रिएटिव सोच पाए। उसके पीछे देखिए, इसका रिजल्ट हमको तुरंत नहीं मिलता है, लेकिन कभी कभी गवर्नमेंट ये सोचती है कि हम उन पे पैसा लगाएंगे जो हमको तुरंत रिजल्ट दें। कभी कभी उनका लॉन्ग टर्म में आपको रिजल्ट मिलता है, लेकिन फिर भी वो आपके लिए बहुत वैल्यू क्रिएट करते हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि एक स्पोर्ट में जो स्पोर्ट में गोल्ड मेडल जीतता है, आप समझिए वो आपको कुछ भी नहीं देता, आपको प्रॉफिट के तौर पे कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन नाम और फेम मिलता है, और उसी से क्या होता है, स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलता है, और वही आगे चल के देश को बहुत आगे लेके जाते हैं। वैसे इसमें होना चाहिए कि हमको इंस्टेंट कुछ ना मिले, फिर भी गवर्नमेंट को क्रिएटिविटी पे पैसा खर्चा करना चाहिए, आइडियाज पे पैसा खर्चा करना चाहिए, और स्कॉलरशिप को बढ़ाना चाहिए, जो पीएचडी कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, ताकि वो इंटरेस्ट ले सके उसमें, ताकि और फील्ड में वो न जा सके। ये भी एक बहुत बड़ा दोस्तों रीजन है। दूसरा क्या है, सोशल मीडिया। आप देखेंगे हमको नोबेल प्राइज क्यों नहीं मिलता है, इसका रीजन क्या है, इंटरेस्ट कैसे पैदा होता है, माहौल बनाने से। माहौल कौन बनाता है, मीडिया बनाती है। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे टेलीविजन है ये सब, लेकिन आप देखेंगे वहां पे इन सब के बारे में कभी बात ही नहीं होती है। अब तो मान लीजिए कुछ यूट्यूब चैनल आ रहे हैं, कुछ नई नई स्टार्टअप आ रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, बट अभी तक क्या था कि वो इस बारे में बात नहीं कर रहे थे। हमेशा पॉलिटिक्स के बारे में बात होती है, हमेशा मारकाट के बारे में बात होती है, हमेशा न्यूज के बारे में बात होती है, लेकिन कभी ऐसे चैनल नहीं लाए जाते हैं जिसके तहत क्या हो, साइंस को बढ़ावा दिया जा सके, हमारे साइंस के बारे में बताया जा सके, जो हमारे इंडियन साइंटिस्ट हैं उनके बारे में बायोग्राफी टाइप का लाया जा सके। नहीं आते हैं। आप देखेंगे डिस्कवरी, ऐसे बड़े बड़े चैनल हैं जो भारत के नहीं, वो फॉरेन के हैं, वो पहले लाए, वो साइंस में इंटरेस्टेड है, लेकिन यहाँ की मीडिया, यहाँ की टेलीविजन साइंस में इंटरेस्टेड नहीं है, लोग नहीं है। इस वजह से क्या हो रहा है, जब इंटरेस्ट नहीं है, माहौल नहीं है, तो क्या होता है, नोबेल प्राइज नहीं आते हैं। आईएएस यहाँ का माहौल है तो आईएएस सब निकालते हैं, लेकिन नोबेल प्राइज का माहौल होगा दोस्तों, साइंस का माहौल होगा, तो नोबेल प्राइज भी आसानी से आएंगे, क्योंकि हमारे पास साइंटिस्ट होंगे। तो वो माहौल नहीं है यहाँ पे, और ये माहौल का रोल कौन पैदा कर सकता है, मीडिया। ठीक है, ये मीडिया ही पैदा कर सकती है। उसके बाद कौन है, हम और आप। जी हाँ दोस्तों, हम और आप। हम कभी भी नोबेल प्राइज की बातें करते हैं, साइंस की बातें करते हैं, पर हम खुद उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। कभी कभी इंटरेस्ट आता नहीं है दोस्तों, इंटरेस्ट लेना पड़ता है। कभी कभी ऐसे जब लोग विन करके आते हैं, नोबेल प्राइज विन करके आते हैं, अच्छे काम करते हैं, साइंस के काम करते हैं, उनको कोई वैल्यू नहीं दी जाती है। आज हमारे देश में दोस्तों क्रिकेट को जितनी वैल्यू दी जाती है, इंटरटेनमेंट को जितनी वैल्यू दी जाती है, साइंस को हमने कभी उतनी वैल्यू दी ही नहीं। हमने कभी उनको वैल्यू नहीं दी। अगर हम उन कंटेंट को देखेंगे, उन कंटेंट पे ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, तो क्या होगा, वो कंटेंट और बनेंगे। ऐसे लोगों को बार बार मीडिया में लाया जाएगा ताकि लोग उनको देखें। इससे क्या होगा, उनको भी क्या मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, और लोग इसमें क्या होंगे, आएंगे काम करने के लिए। उसके बाद जो सबसे बड़ी रीजन है दोस्तों, क्या है, उसके बाद रीजन है हम अपने चीजों पर ना फोकस करके हम उन चीजों पर फोकस करते हैं जो वो कर रहे हैं। उनका बेस क्या था, उनका बेस था साइंस,
क्योंकि जब वो खाने के लिए मर रहे थे तो उन्होंने साइंस का रास्ता चुना। हमारा बेस क्या है? हमारा बेस क्या है? योग। हमारा बेस क्या है? स्पिरिचुअलिटी, प्योर स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, हमारे पास ये है, तो क्यों ना वो साइंस पे काम करें, क्यों ना हम इस पे काम करें, हम अपने रिसर्च को इसमें आगे बढ़ाएं, हम इस पद्धति को आगे लेके जाएं। वो आते हैं हमारे जैसे सीखते हैं, वो जाके वहां पे रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं और बोलते हैं वाह 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 कितना बढ़िया रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है। आपको पता है हम जो व्रत लेते हैं उस पर एक नोबेल प्राइज मिला था, एक देश को, एक साइंटिस्ट ने खोज की थी। ये तो हमारे देश में पहले से ही है, तो हम अपनी चीजों को वैल्यू क्यों नहीं कर रहे हैं? हम उनके कपड़े को वैल्यू करते हैं, उनकी लैंग्वेज को वैल्यू करते हैं, उनके नॉलेज को वैल्यू करते हैं, पर हम अपनी चीजों को वैल्यू क्यों नहीं करते हैं? योग एक ऐसी चीज है जो इंसान को भगवान बनाता है, आपको गॉड के लेवल पे लेके जाता है, और फिर हम इस चीज को भूल जाते हैं। हम अपनी चीजों को वैल्यू नहीं करते हैं। हम इस पे काम क्यों ना करें? हम इस पद्धति को क्यों ना बढ़ाएं? हम इसके बारे में विस्तार करें, कॉलेज में, स्कूल में, पूरे जीवन में हम इसको लाएं। वो साइंस में आगे जाएंगे, हम योग में आगे जाएंगे। आने वाले वक्त में दिखेगा कि स्पिरिचुअलिटी सबसे ऊपर है, वो एक दिन हमसे झुक जाएंगे, लेकिन हम अपनी चीजों को छोड़ रहे हैं और जिसको वो लेके जा रहे हैं। तो दोस्तों ये पूरा कंक्लूजन था कि नोबेल प्राइज क्यों नहीं मिलता है। एक तो है भेदभाव और दूसरे हैं हम खुद। अगर ये चीजें हम खत्म कर ले तो हमको नोबेल प्राइज जरूरत नहीं है, नोबेल प्राइज खुद हमारे पास आना चाहेगा। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।